इज सोना खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आप लोगों को 11th एंड 12th का साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आज हम 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। देख लेते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व शुद्ध पदार्थ का वह रूप जिसे सरलतापूर्ण ना ही विभाजित किया जा सकता हो और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता हो। लेकिन आधुनिक समय में यह परिभाषा गलत मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक समय में तत्वों का निर्माण भी किया जा सकता है और उसको विभाजित भी किया जा सकता है। देख लेते हैं। जो तत्व होता है वो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, और शुद्ध पदार्थ उसको बोलते हैं जो एक ही अणु से निर्मित हो। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा, सीसा, ये सारे तत्वों में आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है ये O2 होता है, H2। जब हम इसको देखते हैं तो ये O यानी एक ही अणु से मिलकर बना होता है। सेम होता है हाइड्रोजन में भी, ये भी सेम अणु से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ है और ये शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है तत्व। अब तत्वों को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। देख लेते हैं धातु किसको बोलते हैं। तो धातु का मुख्य गुण होता है कि वे ठोस होती हैं। ठोस मतलब कि वे कठोर होती हैं। दूसरा कि वे चमकीली होती हैं, यानी कि उनमें हल्का चमक होता है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं धातु लोहा या तांबा लेते हैं तो ये ठोस होती हैं और इनमें चमक भी पाई जाती है। और अगला इसका गुण होता है कि ये तन्यता होती है। इनमें तन्यता होती है। तन्यता बोलते हैं कि हम इन धातुओं को तान सकते हैं या फिर इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, तो उसको बोला जाता है तन्यता। अगला देख लेते हैं। ये आघात वर्धनी होती है, मतलब कि अगर हम धातुओं में आघात करते हैं तो उस पर असर होता है। और देख लेते हैं कि ये धातुएं जो होती हैं वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक बोलते हैं जिनमें विद्युत और उष्मा दोनों का असर हो। जैसे कि अगर हम धातु के एक छोर को उष्मा के प्रभाव में या विद्युत के प्रभाव में रखते हैं तो संचरण, धातुओं में विद्युत या उष्मा का संचरण होता है और कुछ देर के बाद वो धातु के इस छोर में भी अपना प्रभाव दर्शाती है। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत और उष्मा का संचरण या सुचालक होना। अगला देख लेते हैं। इसका जो अगला गुण है ये होता है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है। मतलब कि किसी भी ठोस धातु है उसको अगर हम गलाते हैं तो उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे ही बोला जाता है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है। देख लेते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे आएंगे। हमारे आसपास जितने भी ठोस धातुएं हैं वो सब इसके उदाहरण आ सकते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसको उदाहरण में लिख सकते हैं हम। लोहा, तांबा, सीसा, कांसा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं आधातु। आधातु धातु का उल्टा होता है। मतलब कि अगर आप लोगों को धातु का गुण मालूम है तो उसी का उल्टा आपको आधातु में लिखना होता है। मतलब कि ना ही आधातु ठोस होंगी, ना ही चमकीली होंगी, है ना, और ना ये तन्यता होंगी। मतलब कि आधातु में अधिकतर इसके उदाहरण में आते हैं गैसें। मतलब कि जितनी गैसें हैं वो आधातु में आती हैं। तो हम इसके उदाहरण में लिखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी लिख सकते हैं। जितनी भी गैसें आती हैं वो आधातु के रूप में आती हैं। अगला देख लेते हैं उपधातु। उपधातु किसको बोलते हैं। तो धातु और अधातु के बीच का जो तत्व होता है उसे बोला जाता है अधातु। मतलब कि इसमें धातुओं का भी गुण होता है और अधातु के भी गुण होते हैं। मतलब कि ये चमकीली भी हो सकती है, इनमें विद्युत और उष्मा दोनों का चालन भी हो सकता है, और ये ठोस नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। और इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। और इसके उदाहरण में आते हैं बिस्मथ, एंटीमनी, और आता है सिलिकॉन।
पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक किसे बोलते हैं? तो दो या दो से भिन्न तत्व, दो या दो से भिन्न यानी अलग तत्व अगर संयोजित होते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। और हाँ, वो एक निश्चित अनुपात पे संयोजित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं तत्व। यहाँ पे अगला पढ़ते हैं हम यौगिक। तो यौगिक बोला जाता है दो या दो से भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं अमोनिया, अमोनिया को अगर हम देख लेते हैं NH3, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या H2O यानी जल। जब हम इसे देखते हैं तो ये N प्लस H3 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक अलग तत्व हैं और दोनों से मिलकर बनता है यौगिक। और ये एक निश्चित अनुपात में होता है, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या होती है 3 और नाइट्रोजन होता है 1। एक निश्चित अनुपात में होता है। सेम होता है जल के साथ भी। ऑक्सीजन एक अलग तत्व होता है और हाइड्रोजन एक अलग तत्व होता है, ये दोनों मिल के बनाते हैं यौगिक। और हाँ, जो यौगिक होते हैं जब यौगिक बनते हैं तो वो अपने अव्ययी तत्व अपने अव्ययी अणुओं से या अपने अव्ययी से एकदम अलग गुण दर्शाता है। जैसे कि अगर हम जल की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक दहनशील गैस होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो दहन में सहायक होती है। मतलब कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक दहनशील गैस और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस होती है। लेकिन जब इन दोनों का यौगिक बनता है तो जल वो कैसा होता है? वो आग को बुझाने का काम करता है। मतलब कि अपने अव्ययी के गुणों से एकदम विपरीत गुण दर्शाता है। यानी यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक अन्य तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने पर बनते हैं और वो अपने अव्ययी तत्वों के गुणों से विपरीत गुण दर्शाता है तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। इसके उदाहरण भी देख लिया हमने और इस उदाहरण में ग्लूकोज भी आएगा, बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। और यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं अकार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है उन यौगिकों को जिनके अव्ययी तत्व कार्बन हो, और कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को बोला जाता है जिनके अव्ययी तत्व कार्बन हो। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण संगमरमर, पोटास, एलम यानी फिटकरी होता है। और कार्बनिक यौगिक में हम प्रोटीन, वसा आदि सब डाल सकते हैं। ये हो गया यौगिक। अब देख लेते हैं हम मिश्रण क्या होता है। मिश्रण